हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पैथोलॉजी क्लास में। आज हम अपना एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है एनीमिया। यह टॉपिक हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनीमिया से हमेशा ही कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और देखा जाए तो हमने अभी तक पुराने जो टॉपिक पढ़े हैं, जैसे कि हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा है, पीसीबी पढ़ा है, एरिथ्रोसाइट काउंट, सेडिमेंटेशन रेट पढ़ा है, रेटिकुलोसाइट काउंट पढ़ा है, ये सब चीज़ें भी कोरिलेट करेंगी हमारे एनीमिया के साथ में। तो हमने आपका इसलिए टेस्ट कंडक्ट कराया था, जिससे कि आपका आप एक बार रिवाइज करें और टेस्ट दे पाएँ। और इसके बाद इसलिए हम ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग एनीमिया के तहत भी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और कभी कभी कोरिलेट करके भी कोई चीज़ पूछ ली जाती है। तो इसलिए हमारा एनीमिया पढ़ना हमारा बहुत ज़रूरी है। और आप सभी लोग इस टॉपिक को लाइटली ना लें। कुछ टॉपिक्स आप थोड़ा बहुत लाइटली ले लेते हैं तो जो चल जाता है, लेकिन एनीमिया एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर आज की क्लास आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज से हमारा हम आज बेसिक देंगे आपको एनीमिया के बारे में। और इसलिए आपको आज की क्लास तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे की क्लास भी आपकी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ही बिजी रहने वाली है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो ये क्लास अगर किसी कारणवश, जैसे कि कल राखी है, तो कई लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, घर जा रहे होंगे, और भी कोई किसी कारणवश कुछ लोग अपने काम की वजह से व्यस्त होंगे और आज की क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं अगर बाय द वे, तो वो ये क्लास रिपीट जरूर देखें। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं उनके लिए। और एनीमिया से 2 3 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग हमको आते हैं, तो इसलिए हमारा एनीमिया पढ़ना बहुत आवश्यक है। और हमारा बेसिक क्लियर रहेगा एनीमिया का, तभी हमें हर प्रकार के जो एनीमिया है हमारे, वो समझ में आएंगे। और एनीमिया एक ऐसा चीज़ है जो काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो हम चाहेंगे कि इतना ज़्यादा दिन है नहीं हमारे पास, और हम उस वजह से इसको एक अच्छे तरीके से छोटे में समझाएंगे आपको। इसलिए आप जब शुरू से सारी क्लासेस एनीमिया के आपको देखी हुई रहेंगी आपको, तो बहुत ईजी तौर पे समझ में आएगा। उसके अलावा जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो पुरानी क्लासेस ज़रूर देखें, क्योंकि मेरी क्लासेस तो हर चीज़ में आपको कोरिलेट करके समझाता हूँ कि हमने उस क्लास में आपको ऐसा पढ़ाया था, तो इस वजह से यहाँ पे चीज़ घट रही है, बढ़ रही है। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया है, इसलिए मैंने सिलेबस में भी एनीमिया पहले दे दिया रहता है, लेकिन मैंने आपको सिस्टमेटिकली सब चीज़ पढ़ाने के बाद एनीमिया टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एनीमिया का रिलेशन हीमोग्लोबिन से भी है, आरबीसी काउंट से भी रहता है, उसके अलावा पीसीबी से भी रहता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ईएसआर से भी रहता है, रेटिक काउंट से भी रहता है। तो जब मैं वहाँ भी आपको पढ़ा रहा था तो मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें समझाते जा रहा था, इसलिए एनीमिया से रिलेटेड। और अब हम देखेंगे कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें एनीमिया में आएंगी, और जितने भी लोगों को वो टॉपिक समझ में आ गए हैं और उन्हें याद रहेंगे, उनके लिए एनीमिया बहुत ईजी हो जाएगा कहीं ना कहीं। मैं अपने लिए बात करूं तो 2 3 पेज में पूरा एनीमे पढ़ लेता हूं मैं, लेकिन अब आपके लिए नोट्स भी देने ज़रूरी है, इसलिए मैंने डिटेल में चीज़ें लिखी हैं। लेकिन जो जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी वो चीज़ें मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको, और कुछ चीज़ें जो रहेंगी वो आपको कहीं ना कहीं नोट्स के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आपको केवल एक बार उसे रीड करना रहेगा, और बाकी मैं वो सब चीज़ें भी समझाऊंगा भी आपको। लेकिन एनीमिया थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, और थ्योरी भी आपका समझना ज़रूरी है, तभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं एनीमिया के। तो मैं वो आपको बोल के बताने वाला हूँ, इसलिए आज की क्लास में ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि एनीमिया हमें कुछ इस प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज की क्लास भी हमें बहुत लंबी नहीं खींचनी है। कल राखी है तो सभी लोगों को किसी किसी प्रकार के काम भी होते हैं, बट आज हम इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। कल आपके पास छुट्टी रहेगी, आपके पास आधे घंटे का भी समय रहेगा, तो आप रिपीट में बहुत आराम से देख पाएंगे, जिस वजह से आपका एक बेसिक तैयार हो जाएगा। और आगे की क्लासेस में हम एनीमिया जितने भी हैं वो भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम अपना आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनीमिया। और हम सभी बहुत ही शानदार, आप सभी बहुत इंटेलिजेंट लैब टेक्नीशियंस हैं ऑलरेडी, BMLT DMLT पास आउट। बहुत सारे मुझसे सीनियर्स भी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है आप सभी। आप सबने एनीमिया का नाम सुन रखा होगा। तो एनीमिया की एक बहुत ही
बेसिक सी हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे फिर भी इसमें, कि एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन एचबी और रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे आरबीसी होते हैं, यह दोनों चीज एक नॉर्मल व्यक्ति या नॉर्मल व्यक्ति के कंपेरिजन में कंपेयर करके अगर हम देखेंगे तो उनके मुकाबले लो रहता है या कम रहता है। ठीक है, सीधे शब्दों में बात करें तो एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हीमोग्लोबिन और आरबीसी दोनों ही आपको कम मिलने वाले हैं एक नॉर्मल व्यक्ति की, जो नॉर्मल रेंजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल काउंट की, उसके कंपैरिजन में। नॉर्मल रेंजेस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, इसलिए दोबारा यहाँ नहीं लिखी हुई है। तो नॉर्मल रेंजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हीमोग्लोबिन के भी और रेड ब्लड सेल के भी। तो एनीमिया में हमें सारे प्रकार के एनीमिया में हीमोग्लोबिन लो और रेड ब्लड सेल काउंट भी हमें लगभग लो मिलने वाला है। ये एक बहुत ही बेसिक चीज हो जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको पढ़ा चुका हूं क्या, हमारा पीसीवी जिसे हम बोलते थे पैक्ड सेल वॉल्यूम, और हम इसे बोल रहे थे हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। हमारे जो आरबीसी ही सेटल होते हैं उन्हीं को हम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी बोलते हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जिस भी व्यक्ति में हमारे आरबीसी हीमोग्लोबिन लो रहेंगे, जनरल सी बात है कि पीसीबी भी लो रहेगा। इसका हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पीसीबी का, वो होता है कि जब हम टेस्ट करके देखेंगे जो भी पेशेंट है हमारा, उसका जो हीमोग्लोबिन आता है उसका 3 से गुणा करके देखेंगे, वह हमारा पीसीबी की वैल्यू होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो जाहिर बात है हम एनीमिया में पढ़ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन लो रहता है या कम रहता है, तो जब हम इसका गुणा 3 से करेंगे तो पीसीबी की भी जो वैल्यू आएगी वो भी लो या कम मिलने वाली है हमें। तो हमें 3 चीजें लगभग बहुत श्योर हो गई हैं कि हीमोग्लोबिन कम रहेगा, रेड ब्लड सेल्स कम रहेंगे, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के अंदर ही हमारा हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसके अलावा हमने देख लिया कि पीसीबी भी हमारा क्यों कम रहने वाला है, क्योंकि पीसीबी का फॉर्मूला होता है 3 गुणा हीमोग्लोबिन। जिस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम है, जाहिर सी बात है उसमें पीसीबी जो है हमारा वो भी कम मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स आपको ऐसे समझ में रहेंगे, तो आगे जब आप एनीमिया भी पढ़ेंगे डिटेल में एक एक एनीमिया के बारे में, तो आपको बहुत इजीली आप कैच कर पाएंगे। इसलिए आराम से बैठ के सुनिए कि क्या बता रहा हूं मैं, इसमें से बहुत सी चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम बात करें तो एक ये जनरल क्लासिफिकेशन है हीमोग्लोबिन के बेसिस पे। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन के बेसिस पे एक तरह का क्लासिफिकेशन है। इसकी मेन क्लासिफिकेशन हम अलग से पढ़ेंगे, एक जनरल हीमोग्लोबिन के बेस का ये क्लासिफिकेशन है। बेसिक्स आप समझ लीजिए, आपको बहुत सारा एनीमिया बहुत इजी तरीके से ही रखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आगे। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन के बेस का एक क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए। तो जो हमारा व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति होता है, अगर उसके कंपैरिजन में हमें क्या देखनी होती है, हीमोग्लोबिन की और रेड ब्लड सेल काउंट हमें देखना रहता है। अगर लो रहता है तो हम बोल सकते हैं कि उस व्यक्ति को एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है जिसे बोलते हैं माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में, और ऐसा हो भी सकता है कि जनरली ये पेशेंट एनीमिक ना भी हो। और ये भी देखा गया है कि हीमोग्लोबिन कम हो जाने से ये साबित नहीं होता है कि वो पेशेंट एनीमिया ही हो उस व्यक्ति में। ठीक है, कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड होता है बस कि इसको एनीमिया हो सकता है। किसी और कारणवश भी एचबी कभी कभी कम हो जाता है, जो कि जनरल खान पान के तरीका अच्छे से कर लेने से हीमोग्लोबिन अपने आप अपना हमारा इंक्रीज हो जाएगा, और वो व्यक्ति हम एनीमिक नहीं बोलेंगे उसको कहीं ना कहीं। तो 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है।
जो पहली है उसे माइल्ड बोला जा रहा है। माइल्ड का मतलब है यहाँ बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो ये किस कैटेगरी के लोग आते हैं कि हमने पढ़ रखी है हीमोग्लोबिन की क्या होती है, नॉर्मल रेंजेस पढ़ रखी हैं। तो मेल की फीमेल के बच्चों की सब अलग अलग नॉर्मल रेंज हमने देखी हुई है ऑलरेडी। तो ये वही लिखा हुआ है कि बिलो नॉर्मल मतलब कि जो उनकी नॉर्मल रेंज थी, जैसे कि हम फीमेल की बात करें, अगर फीमेल की नॉर्मल रेंज 12.5 से जो बेस है वहाँ से 16.5 हमने अगर पढ़ी है, तो 12.5 से नीचे और 10 ग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर की अगर रेंज में हीमोग्लोबिन है तो उस कंडीशन को हम बोल रहे हैं क्या, माइल्ड, हमारा माइल्ड एनीमिया है उसको, ठीक है। माइल्ड मतलब कि बहुत कम मात्रा में, ठीक है, समझ में आ रहा है। बिलो नॉर्मल लिखा है मतलब नॉर्मल, बिलो नॉर्मल रेंज की बात है। नॉर्मल रेंज का जो नॉर्मल क्राइटेरिया था हमारा फीमेल का, मानते 12.5 से 16.5 है अगर, तो जो 12.5 हमारा बेस है अगर उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 10 से लेके 12.5 तक के बीच की जो रेंज रहेगी वो वाले किस में आएंगे, माइल्ड में आएंगे, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। इसके बाद सेकंड है जो हमारा मॉडरेट बोलते हैं इसे, मॉडरेट मतलब मिडिल का आप समझ लीजिए। तो ये कितना आता है इसमें हीमोग्लोबिन का कैटेगरी, 7 से लेके 10 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच अगर हीमोग्लोबिन की वैल्यू आ रही है तो वो हमारे मॉडरेट रेंज में आ जाते हैं। और जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डेंजरस है वो होता है सीवियर एनीमिया बोला जाता है इसे। तो सीवियर मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है। तो 7 ग्राम पर डेसीलीटर से जो कम वाले हैं वो सीवियर एनीमिया के अंतर्गत हमारे आ जाते हैं। तो ये हमने 3 प्रकार के हमारे हीमोग्लोबिन के बेस पे देख लिए। इसके बेस पे बेसिकली क्लासिफिकेशन बुक में नहीं मिलता है और ना ही हम पढ़ते हैं, बट एक जनरल सेंस के हिसाब से हम टेक्नीशियन से तो हमें थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए चीज़ें, इसलिए ये मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल रेंज से कम और 10 से ऊपर अगर है हीमोग्लोबिन तो माइल्ड मतलब बहुत कम मात्रा में है, उसमें एनीमिया है। मॉडरेट वाले कौन से कहलाएंगे या मिडिल वाले कौन से कहलाएंगे, 7 से 10 हीमोग्लोबिन की रेंज वाले हैं वो वाले मॉडरेट कहलाते हैं। और सीवियर मतलब कि जो बहुत ही खतरनाक वाली उनकी स्टेज है, उनकी कहीं ना कहीं कौन सी स्टेज है, 7 ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम हीमोग्लोबिन आ रहा है तो वो सीवियर एनीमिया में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे भी मैंने कई पेशेंट ऐसे देख चुके हैं जो कि 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम वाले रहे हैं, लेकिन टेस्ट कराने के बाद भी उनमें किसी प्रकार का एनीमिया नहीं रहता है। जनरली खान पान की वजह से उनमें हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, इसलिए हम हीमोग्लोबिन के बेस पर ये चीज़ नहीं बोलते हैं। अब हम आगे देखेंगे, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पर आज हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको फिर से देना है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो हमने पढ़ रखा है हमारा रेड सेल इंडाइसिस, जिसके अंतर्गत हम देखे थे MCV, जिसका फुल फॉर्म होता था मीन सेल वॉल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। और इसके नॉर्मल रेंजेस हमने देख रखे थे ऑलरेडी, 80 से 100 फेम्टोलीटर होता है। तो इसके बेसिस पे हम कौन सी चीज़ें लिखते हैं, ये वाले हमारे एनीमिया के ना प्रकार होते हैं। तो इसके बेसिस पे हमें एनीमिया का क्लासिफिकेशन करना होता है, MCV, MCH और MCHC के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन होगा। अभी कौन सा, मॉर्फोलॉजिकल रेड सेल मॉर्फोलॉजी वाला जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो इनके ही बेस के ऊपर होता है। जिस प्रकार के हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं वो जिस कैटेगरी को बिलोंग करेंगे, हमारा एनीमिया भी उस कैटेगरी को बिलोंग करने लगता है। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था तब भी ये चीज़ समझाई थी। तो हम देख चुके हैं पहले भी, मैं बताया था आपको कि माइक्रो का कोई कहीं भी लिखा है मतलब कोई भी चीज़ छोटी है। अच्छा, फिर से मैं रिवाइज करा दूं तो MCV मतलब मीन सेल वॉल्यूम या मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम होता है। यहाँ हमको MCV बताता क्या है, किसी भी जो हमारा सेल्स हैं उनके बारे में क्या बताएगा हमको, उनका जो साइज होता है वह हमें यहाँ बताता है। तो आपको इतना ही याद रखना है, MCV बता रहा है हमें साइज के बारे में, ठीक है। तो जब MCV की वैल्यू लो आती है, ये कहाँ से मिलेगा, हमने कैलकुलेट करके भी देखा हुआ है। बाकी आजकल जनरली क्या होता है, CBC
हम लगवा लेते हैं पेशेंट की, और सीबीसी में ये वैल्यूज हमको दिखाई देती हैं। और हम में से कई लोग अभी ये चीज़ नहीं समझ पाते होंगे हो सकता है, लेकिन अब आप पढ़ने के बाद जरूर समझने लगेंगे। एमसीवी और एमसीएच के बेसिस पे भी हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो ये बताता है हमें शेप के बारे में, ठीक है। तो अगर एलसीवी की वैल्यू लो आती है, तो मतलब कम आ रही है, जो उसकी नॉर्मल रेंज थी 80 से 100 फेमटोलीटर उससे कम आती है, तो बोलते हैं हम माइक्रोसिटिक, ठीक है। माइक्रोसाइटिक या माइक्रोसिटिक, आप जो भी आप याद रख सकते हैं, माइक्रो वर्ड भी आप याद रख सकते हैं। मैंने बताया था माइक्रो का मतलब होता है कोई भी चीज छोटी है अगर, तो हम माइक्रो बोलते हैं। जैसे कि हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, हमारा सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में सूक्ष्म जीव भी हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सूक्ष्म जीव बोलते हैं। जैसे तो सूक्ष्म मतलब छोटा, तो माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो अगर एमसीवी की वैल्यू ये साइज बता रहा है, तो अगर कम है, लो है, तो वो माइक्रोसेटिक वर्ड यूज होगा। अगर यही चीज ज्यादा है, तो मैं बता चुका हूं मैक्रो या मेगा बोलते हैं, तो मैक्रोसेटिक वर्ड यूज होगा। अगर एमसीवी की वैल्यू हम देखेंगे हमारी सीबीसी में, या निकाल के देखेंगे कैलकुलेशन करके, नॉर्मल आती है, तो नॉर्मोसिटिक, नॉर्मो मतलब नॉर्मल, ठीक है। आप नॉर्मल से आप समझ सकते हैं, नॉर्मल दिख रही है तो नॉर्मोसिटिक, ज्यादा है, बढ़ी हुई है तो मैक्रोसिटिक, कम है तो माइक्रोसिटिक। ये इसके साइज के बेसिस पे हम बोलते हैं। अब एमसीएचसी हमने पढ़ा है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, कहीं ना कहीं हमने इसके बारे में वहां भी डिटेल में पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्शन में सब चीजें नहीं पढ़ेंगे इसलिए। तो एमसीएचसी जो होता है हमारा 32 से 36 पिकोग्राम इसकी वैल्यू थी। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे एमसीएचसी में जो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन होता है, हमें उसके बारे में बात करनी होती है। एमसीएचसी जो है हमारा 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर में इसकी वैल्यू होती है। इसकी जो नॉर्मल रेंज थी 32 से 36 ग्राम पर डेसीलीटर, और जो एमसीएच था वो था 27 से 32 पिकोग्राम हमारी वैल्यू थी। तो इसमें भी इसी के जैसे ही हम समझेंगे। हाइपो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई भी चीज कम होती है तो उसको हाइपो वर्ड यूज किया जाता है, हाइपो, ठीक है। और मैंने आपको हाइपोक्रोमिक बताया भी था, अभी फिर से मैं बताऊंगा भी आपको। हाइपर क्रोमिक में हाइपर का मतलब होता है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको पहले, हाइपर मतलब कोई भी चीज ज्यादा है, ठीक है। और नॉर्मल है अगर, तो नॉर्मोक्रोमिक। तो इसके ही बेस पे हम अपना हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एमसीएचसी जो है हमारा, जिसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन हम देखते हैं, तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन अगर लो है हमारे सेल्स में, तो हाइपोक्रोमिक मतलब लो है, मतलब हाइपो कम है, ठीक है। अगर ज्यादा है तो हाइपरक्रोमिक, अगर नॉर्मल है तो नॉर्मोक्रोमिक। तो ये बेसिक्स मैं आपको पहले भी बताया था, आज फिर से इसलिए बता दे रहा हूँ। तो इन्हीं के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन कौन सा होने वाला है, जो हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो ये दो चीजें आपको ऐसे पता रहेंगी, तो आप अलग अलग प्रकार से, अभी जब हम एनीमिया पढ़ेंगे कि हमारा होता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, इस प्रकार से हमारे माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ऐसे हमारे 3-4 एनीमिया हैं जो हम आगे देखेंगे। तो इसी के बेसिस पे हैं। तो जब आपसे अगर मान लो क्वेश्चन में पूछेगा ना कि आपका मान लो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, तो अगर ये लिखा हुआ मिले आपको व्यापम के क्वेश्चन में कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है, तो उसमें एमसीवी और एमसीएचसी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो माइक्रोसिटिक मैंने बता दिया, उसका मतलब है एमसीवी लो रहेगा। तो हम बता सकते हैं कि एमसीवी की वैल्यू लो रहती है, क्योंकि यही चीजें अभी हमें एनीमिया में पढ़नी है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा है कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में ये दोनों कंबाइन चलेंगे, एक चीज और बता दूं मैं आपको, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में
एमसीवी की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बता पाएंगे कि माइक्रो है, मतलब कि एमसीवी की वैल्यू लो है या कम है। उसी प्रकार आप बता पाएंगे एमसीएससी की वैल्यू भी हमारी लो है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। वहीं आपको पूछ लिया जाए कि माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, तो आप बता पाएंगे माइक्रोसिटिक मतलब एमसीवी की वैल्यू क्या है, लो है, और एमसीएससी की वैल्यू क्या है, नॉर्मोक्रोमिक बोला गया है इसलिए नॉर्मल है। समझ रहे हैं? तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इसके अलावा हम जो एक और एनीमिया देखेंगे वो क्या देखेंगे, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि एमसीवी की वैल्यू क्या रहती है मैक्रोसिटिक में, तो मैक्रोसिटिक में एमसीवी की वैल्यू रहती है हाई, तभी तो हमने पढ़ा कि ज्यादा रहेगी तो मैक्रो मतलब ज्यादा, मैक्रोसिटिक। और एमसीएससी की वैल्यू हमने देखा कि हमारे एनीमिया का नाम है माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट जब पता रहेगा आपको समझ में आएगा कि एमसीवी के बेसिस पे हम लिखते हैं माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक। जो आखिरी का वर्ड है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। और एमसीएससी में हम क्या बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के बारे में, मतलब क्रोमिक। ठीक है, यहाँ होती है एमसीबी में होती है साइज के बारे में बात, और एमसीएससी में होती है हमारी हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन के बारे में बात। तो ये आप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए, एनीमिया में आगे हमें अभी काम आने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्लासिफिकेशन की। तो जो मेन क्लासिफिकेशन है हमारा एनीमिया का वो ये होता है। ठीक है, उसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो जो मेन एनीमिया का क्लासिफिकेशन है वो यह होता है। ठीक है, तो इसको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होता है मॉर्फोलॉजी, रेड सेल की जो रेड ब्लड सेल्स, ये सब कुछ जो जितना भी बेस है हम क्या पढ़ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन से रिलेटेड चीज यहाँ पढ़ते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे, जो कि हमने ये ऊपर देखा, मॉर्फोलॉजी मतलब उसकी संरचना, स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, उसके बेसिस पे हमारा एक क्लासिफिकेशन होता है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा था। और जो दूसरा हमारा होता है उसे बोलते हैं इटियोलॉजी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इटियोलॉजी क्या होता है कि एनीमिया किस वजह से, कॉज मतलब किस वजह से, किस रीजन से एनीमिया हो रहा है, उसको बोलते हैं हम इटियोलॉजी। तो इस प्रकार से एनीमिया का दो प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है रेड ब्लड सेल्स की मॉर्फोलॉजी, संरचना के हिसाब से, कि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे हैं वो साइज में बड़े हैं, छोटे हैं, नॉर्मल हैं, और उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वहाँ ज़्यादा कम मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, या नॉर्मल मात्रा में है। ठीक है, ये हमारा एमसीएससी हीमोग्लोबिन की मात्रा को बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है। दो मतलब कम मात्रा में, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक मतलब ज़्यादा मात्रा में है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल मात्रा में है जितना होता है। एमसीवी हमारा साइज बता रहा है कि हमारा रेड ब्लड सेल का साइज छोटा है अगर तो माइक्रोसिटिक, बड़ा है तो मैक्रोसिटिक, नॉर्मल है तो नॉर्मोसिटिक। तो यही हमारा क्लासिफिकेशन एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी के बेसिस पे क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन, हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं इसे। उसका मतलब ही क्या होता है, रेड ब्लड सेल के शेप, साइज, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के हिसाब से हमारा एक क्लासिफिकेशन हो गया। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है उसे इटियोलॉजी या इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोला जाता है, जो कि उसका मतलब ही ये होता है कि जो एनीमिया के क्या कॉज हैं, रीजन है, किस वजह से एनीमिया हो रहा है। अभी हम इसे डिटेल में देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीज समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, ये एनीमिया पूरा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिक्स आप समझ लेंगे तो आपको आगे की क्लास में अब दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो हम आगे देखेंगे हमारे एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में।
एनीमिया बड़ा है, थोड़ा-सा कुछ चीज़ें बोरिंग सी भी हैं, लेकिन मैं आप मान के चलो कि इम्पोर्टेंट बहुत है और सबसे सरलतम से सरलतम तरीके से जो चीज़ें आ सकती हैं पेपर में और या आई हैं, वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा दूँगा। आपकी थ्योरी जब क्लियर हो जाएगी अच्छे से, तो आप मुश्किल से मुश्किल 2-3 पेज में मेरी तरह एनीमिया पढ़ने में सक्षम हो जाएँगे। आपको 2-3 पेज में ही पूरा एनीमिया बनने लगेगा। अभी आपको क्या ये थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएँ, क्या होता क्या है, फिर उसके बाद हमें अपने आप ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कौन से एनीमिया में क्या चीज़ें हो सकती हैं या होंगी। तो अभी हमने 2 प्रकार के मेरे एनीमिया की बात करी, तो हम उसमें पहला एनीमिया हमारा देखेंगे कि जिनको पहले से एनीमिया आता है वो भी बहुत आराम से और बहुत इत्मीनान से ध्यान से पढ़ें ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ ना कुछ आपको ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूर बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी। और हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों को कई सारी चीज़ें ऐसी आती होंगी जो मैंने भी कभी नहीं पढ़ी होंगी, तो इसलिए सबको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आता है।
एक एक करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आप यहीं बेसिक समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। रटने जैसी कोई चीज़ें नहीं है कुछ खास इसमें, बस आप समझ लीजिए। जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन का टाइप है वो है मॉर्फोलॉजिकल, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। ये एमसीबी, एमसीएच और एमसीएससी के बेसिस पे होता है। इसके अलावा इसमें हमें जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, तो ब्लड स्मेयर हमें बना के देखनी होती है। ब्लड स्मेयर में हमें रेड सेल्स की मॉर्फोलॉजी, रेड सेल की संरचना, रेड सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, वह भी हमें देखना होता है। और उसी से हमें यह भी दिख जाता है कि एमसीबी हमने क्या बात करी थी कि साइज कम है या ज़्यादा है। जब हम हमारी माइक्रोस्कोपी करके देखेंगे तो हमें रेड सेल्स हमारे दिखाई दे देंगे कि वो छोटे हैं, नॉर्मल रेड ब्लड सेल से बड़े हैं या नॉर्मल हैं। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिल जाएगा कि उसमें जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है वह कम है, ज़्यादा है, किस मात्रा में है, वह भी हम समझ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चार प्रकार के क्लासिफिकेशन आने वाले हैं। तो यहाँ हमारा पहला है क्लासिफिकेशन, जिसका नाम है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। मैंने अभी आपको बताया है 2-4-5 मिनट पहले कि एमसीवी के बेसिस पे हम क्या बताते हैं, साइज। तो एन लिखा है, मतलब इसमें नॉर्मोसिटिक, मतलब कि एमसीवी की वैल्यू क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कैसे रहने वाला है, तो इसमें लिखा है नॉर्मोक्रोमिक, मतलब कि एमसीएचसी जो है हमारा वो भी इसमें नॉर्मल रहेगा। एमसीएचसी और एमसीएच लगभग सब चीज़ों में सेम ही रहने वाले हैं। तो यह हमारा पहला टाइप है जिसे हम बोले हैं नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें नॉर्मोसिटिक मतलब एमसीवी की वैल्यू भी नॉर्मल रहेगी, एमसीएचसी की वैल्यू भी हमारी नॉर्मल रहेगी। अब इसमें दो कंडीशंस बन जाती हैं। जो हमारी पहली कंडीशन है कि रेटिक काउंट, हम क्या करेंगे, रेड सेल देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो उसमें हमें रेटिक काउंट्स भी देखने होते हैं इसमें। तो रेटिक काउंट बढ़े हुए मिलेंगे, तो वो किस कंडीशन में बढ़े मिलेंगे, जब किसी व्यक्ति में ब्लड लॉस हो रहा हो, ब्लड लॉस होगा ज़्यादा, उस कंडीशन में हमें रेटिक काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा या हीमोलिसिस होगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब रेटिकुलोसाइट काउंट हम पढ़ रहे थे तब हम इस बात पे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि रेड ब्लड सेल्स जो हमारे मेच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसके पहले की जो स्टेज होती है वही हमारी रेटिक काउंट होती है, जिसे रेटिकुलोसाइट सेल्स होते हैं हमारे, जो कि इमेच्योर अपरिपक्व होते हैं। और अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति में ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो उसके ब्लड में, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी रेटिकुलोसाइट काउंट का ना, प्रतिशत में हम बात करें तो लगभग हमने पढ़ा है 2% या 2.5% तक हमारा नॉर्मल रेंज होता है। मतलब कि आप समझ के चलें कि इसके अलावा जो बचा हुआ हमारा 98% है लगभग, वो होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड में, और बाकी 2-2.5% हमारे रेटिकुलोसाइट वाले जो हमारे सेल्स हैं वह होते हैं। तो किसी व्यक्ति में अगर ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो होगा क्या इस कंडीशन में कि उसके जो ये ब्लड में 98% रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी मात्रा कम होने लगेगी, क्योंकि वह तेजी से लॉस होने लगेगा उसका। तो जो आपकी बोन मैरो है, बोन मैरो क्या करेगा, अधिक मात्रा में थोड़ा रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा कि भैया और रेड ब्लड सेल्स बने, जिस वजह से जो ब्लड बाहर निकल जा रहा है ब्लड लॉस होने की वजह से, वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर पाए हम। लेकिन होता क्या है कि बोन मैरो की भी एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही बस वो रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। लेकिन जब वो लिमिट्स खत्म हो जाएगी तो उस लिमिट के बाद होगा क्या कि जो रेटिक काउंट्स होते हैं हमारे, रेटिक काउंट जो है रेटिकुलोसाइट हमारे काउंट, जो आरबीसी के पहले की स्टेज होती है वह हमारी ब्लड में आने लगेगी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे रेटिक काउंट है वह हमारी आरबीसी की पहले की स्टेज है। आरबीसी बनना एक लिमिट तक बन पा रहे हैं, आना फिर बंद हो जाएंगे हमारे ब्लड में। तो जो बोन मैरो है वो क्या निकालने लगेगा, रेटिकुलोसाइट काउंट जो है हमारे वहाँ निकलने लगेंगे। तो ये किस किस कंडीशन में, जब ब्लड लॉस ज़्यादा होगा या तो हीमोलिसिस हो रहा है किसी व्यक्ति में तब,
ऐसी कंडीशन बनती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो क्या है, रेटिक काउंट हमारे लो या कम हो जाएंगे। तो मैंने आपको कम से कम नहीं तो 5-7 बार पढ़ा चुका है ऑलरेडी, हम बोन मैरो से लेके हर जगह पढ़ चुके हैं कि ए प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया है जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स सब चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने बोन मैरो एग्जामिनेशन में पढ़ा है, हमारे एक ड्राई टैप पढ़ा था। तो ड्राई टैप में हमने यही पढ़ा था कि ए प्लास्टिक एनीमिया के केसेस में क्या होता है, बोन मैरो जो है वो अपने आप में ही कम हो जाता है, कम मात्रा में बनने लगता है कहीं ना कहीं। और बोन मैरो ही हमारा क्या बना रहा है, हमारे जितने ब्लड सेल्स होते हैं, तो ब्लड सेल्स हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो हैं वो बोन मैरो ही बनाता है। तो जब ऑलरेडी बोन मैरो ही कम हो जाएगा ये प्लास्टिक एनीमिया में, तो वो क्या करेगा, रेड ब्लड सेल्स बना ही नहीं पाएगा। तो रेड ब्लड सेल्स तो ऑलरेडी रेटिक काउंट स्टेज जब हमारी रहती है उसके बाद वाली जो स्टेज है फाइनली, तब हमारे बनते हैं क्या, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब रेड ब्लड सेल्स बन ही नहीं पा रहे हैं, उसके पहले की स्टेजेस भी कहाँ से बन पाएंगी। तो रेटिक काउंट इस स्टेज में ए प्लास्टिक एनीमिया में रेटिकुलोसाइट जो सेल्स है हमारी वो क्या हो जाएंगी, लो हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ठीक है, यही इन सारे इस पूरे एनीमिया में हम सिर्फ एक ये एनीमिया हमें पढ़ना होता है, बाकी एनीमिया हम इसमें से हमें इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही हमें पढ़ने हैं डिटेल में। हम पढ़ेंगे सिर्फ ए प्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अब एक दूसरा एनीमिया जो इसके अंतर्गत आ जाता है, बोन मैरो इन्फ्लेट्रेशन लिखा है। इसका मतलब ही यही कि बोन मैरो आपका जो है, बोन मैरो ठीक से कार्य नहीं कर रहा या ठीक से बन नहीं पा रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है कि किसी प्रकार के ब्लड सेल्स के अंतर्गत रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट काउंट जैसे आते हैं हमारे, तो हमारे बन नहीं पाएंगे। मतलब कि रेटिक काउंट जो है वह लो हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है इसमें हमारा ए प्लास्टिक एनीमिया जो कि आता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंतर्गत। हमसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है व्यापम में कि बताइए ए प्लास्टिक एनीमिया कौन से एनीमिया के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे जो हम अभी 2-3 एनीमिया और पढ़ेंगे उनका नाम दे देंगे, 4 एनीमिया 4 नाम दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ए प्लास्टिक एनीमिया आता है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंतर्गत, या इसका रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंतर्गत आने वाले एनीमिया का नाम बताइए। तो वो आपका ए प्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, अब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसमें एमसीवी की वैल्यू नॉर्मल है, एमसीएच और एमसीएससी भी नॉर्मल है, हमारा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। तो इसमें आप जब हम पढ़ेंगे ये प्लास्टिक एनीमिया तो उसमें हम देखेंगे कि एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी सारी वैल्यू नॉर्मल रहेंगी हमारी। इसके अलावा जो रेड सेल्स हैं वो भी नॉर्मल रहेंगे, जो भी हमें जितने भी दिखेंगे मतलब रेड सेल्स। ये प्लास्टिक एनीमिया भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स थोड़े तो बनेंगे तभी तक वो व्यक्ति जीवित रह पाएगा। तो ये हमारा पहला एनीमिया हो गया। ठीक है, अभी हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके बेसिस पे पहला एनीमिया हमने पढ़ लिया है हमारा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। अब हम हमारा दूसरे एनीमिया के बारे में देखेंगे। आप यहाँ से ये बेसिक्स समझ लीजिए, आपको कई सारी चीजें जब हम एनीमिया पढ़ेंगे तो आपको वहां पे रटनी ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो बहुत लोग रटते रहते हैं, फिर वो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भैया इसमें वाला एनीमिया में ये चीज बढ़ती है, ये घटती है। तो आप यहीं से सिर्फ एनीमिया के नाम से ही चीजें समझना शुरू करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो दूसरा हमारा एनीमिया है वो होता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
क्लासिफिकेशन के बेस पे भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है इससे, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एनीमिया किसके अंतर्गत आता है, जिससे कि आपको एक तो ये वैल्यूज याद नहीं करनी पड़ेंगी, एमसीबी, एमसीएच, रेटिक काउंट बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी तरीके से सामने आ जाएगा। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आने वाला दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा टाइप है, जिसे बोलते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया जैसे कि एमसीवी हमारा साइज के बारे में बताता है रेड सेल के, माइक्रोसिटिक मतलब एमसीवी की वैल्यू हमारी लो आई है, एल मतलब लो आएगी, हाइपो का भी मतलब होता है कम। तो ये क्या चीज बताता है, एमसीएससी हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में उसके बारे में बताता है। तो इस एनीमिया में हाइपोक्रोमिक लिखा है, मतलब कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में एमसीवी, एमसीएच और एमसीएससी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी या कम हो जाएगी। हम आगे पढ़ेंगे तो थैलेसीमिया में आपको थोड़ा बहुत अपवाद देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि अपवाद हर चीज में होते हैं, लेकिन लगभग जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे ही हमारा बेस्ड होगा। आपको मैक्सिमम जगह ऐसी ही वैल्यूज याद रखनी है, वही वैल्यू हमारी फाइनल वैल्यूज मैच करेंगी किससे, इन एनीमिया को जब हम अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी की वैल्यू इसमें इस टाइप के एनीमिया में लो रहती है, एचबी कम रहता है, रेड ब्लड सेल्स कम होते हैं, और जाहिर सी बात है एचबी कम है तो पीसीबी भी कम रहेगा। इसके अलावा इसके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जो कि है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसके अंतर्गत आता है, थैलेसीमिया आता है, और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इसके अंतर्गत आता है। तो आप शॉर्ट फॉर्म के लिए कुछ भी बना सकते हैं, एसआईटी, एसआईटी मतलब सिट बैठना, ऐसा करके आप कुछ भी अपने शॉर्ट फॉर्म्स बना सकते हैं अपने लिए याद रखने के लिए। एसआईटी, टीआईएस, आईएसटी, कुछ भी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए। आपको धीरे धीरे एनीमिया के नाम तो याद ही हो जाएंगे, अगर जिनको नहीं भी पता है, कुछ जैसे सिड्रोब्लास्टिक कई लोगों ने नहीं सुना होगा इधर के, तो आपको धीरे धीरे नाम याद हो जाएंगे, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे कि माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के अंतर्गत आने वाले एनीमिया का नाम है सिट।
सिड से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आई से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, टी से थैलेसीमिया होता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक मतलब जो हमारा एमसीवी है वो भी कम है, एमसीएच एमसीएससी भी कम है। इसके अलावा ये चीज़ तो कॉमनली कम है ही। जब हम इसका ब्लड स्मेयर देखेंगे तो ब्लड स्मेयर में हमने क्या देखा, माइक्रोसिटिक से हमने बात करी, रेड ब्लड सेल का साइज छोटा हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको ऐसी बड़ी दिख रही है मान लो रेड ब्लड सेल, तो इस एनीमिया में क्या होगा, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपको इतनी बड़ी दिख रही है मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स, तो इस एनीमिया में माइक्रोसिटिक मतलब उसके अंतर्गत आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह में ऐसी छोटी दिखेगी आपको, ठीक है। साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, वही कहने का मतलब है माइक्रोसाइटोसिस या माइक्रोसिटिक का मतलब ही वही होता है। इसके अलावा हाइपोक्रोमिक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से इसलिए रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि अब हमारी बहुत कुछ इन्हीं सब चीज़ों पे बेस रहेगी क्लासेस। तो इसमें हमारा जो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, अब ऐसा आप मान के चलें ऐसा दिखता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल पैलार ठीक है। ये रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे, ये बीच का ऐसा स्पेस जगह रहती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल पैलार, और इसमें ऐसे यहाँ पे हीमोग्लोबिन पूरे में भरा हुआ होता है। तो ये नॉर्मल हमारे रेड ब्लड सेल्स की बात हो रही है, यहाँ पे नॉर्मल रेड ब्लड सेल है। अब हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा है, मैंने बताया कि एमसीएससी क्या बताता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, तो हाइपो मतलब कम, तो हाइपोक्रोमिक कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो ये सेंट्रल पेलार है उसका साइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रल पेलार का साइज मैं भी हट जाऊंगा तो आपको और अच्छे से दिखने लगेगा। यहाँ पे जब ये सेंट्रल पेलार का साइज इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हीमोग्लोबिन इतने ज्यादा फैला हुआ था, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हीमोग्लोबिन केवल इतने ही जगह में बचेगा, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक का मतलब ये होता है। माइक्रोसिटिक का मतलब है जो हमारी नॉर्मल रेड ब्लड सेल की तुलना में रेड ब्लड सेल का साइज छोटा दिखने लगेगा। हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि हमारी नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, इसमें ऐसा छोटा सा एरिया होता है जो स्पेस गोल सा दिखाई देता है, इसे सेंट्रल पैलार बोलते हैं, और बाकी स्पेस में बाकी जगह में हमारा हीमोग्लोबिन भरा हुआ होता है। तो ये नॉर्मल आरबीसी है। हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा है कि जो ये सेंट्रल पैलार है हमारा, ये इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। आरबीसी का साइज नहीं बढ़ रहा है, केवल ये सेंट्रल पैलार का साइज बढ़ जाता है, यही लिखा है सीपी मतलब सेंट्रल पैलार, और ये इंक्रीज का एरो बना हुआ है, बढ़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हीमोग्लोबिन का जो ये कंसंट्रेशन रहेगा, वो हीमोग्लोबिन केवल इतनी ही जगह बचेगी उसके पास, यहाँ ज्यादा जगह है और यहाँ पे कम जगह है, तो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं हाइपोक्रोमिक। इसी का उल्टा होता है हाइपरक्रोमिक में, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा टाइप जो कि है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसमें आपको 3 एनीमिया याद होने चाहिए कि कौन से आते हैं, हमारा आयरन डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम अपना चौथा एनीमिया की सॉरी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीसरा एनीमिया के बारे में हम बात करेंगे।
ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपको बहुत सारा एनीमिया में आगे दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन ये अगर नहीं समझेंगे तो रटते ही रह जाएंगे बस। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो तीसरा टाइप है वो होता है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। अब ये डायग्राम बनाए हुआ है तो मैं आपको लगेगा हाइपरक्रोमिक भी समझा देता हूँ इसीलिए। कि जैसे कि आप देख पा रहे थे कि हाइपोक्रोमिक में क्या हो रहा था, ये सेंट्रल पेलार का साइज बढ़ जा रहा था। उसी के विपरीत आप देखेंगे तो हाइपरक्रोमिक में क्या हो रहा है कि ये जो सेंट्रल पेलार का जो साइज था वो क्या हो जाता है और कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको ज्यादा जगह किसको मिल जाती है, हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा जगह हमें मिल जाती है, और उसी को हम बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। मतलब आप समझ गए होंगे कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, हीमोग्लोबिन के अमाउंट के हिसाब से हम हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक और नॉर्मोक्रोमिक कैसे बोल रहे हैं। ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मोक्रोमिक हो गई हमारी। अगर सेंट्रल पेलार का एरिया साइज बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन कम मात्रा में हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्रोमिक। उसी के विपरीत अगर हम देखेंगे कि सेंट्रल पेलार का साइज और छोटा हो गया और हीमोग्लोबिन का लिए एरिया ज्यादा मिल जा रहा है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स अभी आपको आगे कई जगह पे जब हम पढ़ेंगे तो हमें कई जगह आने वाले हैं, इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ में आना जरूरी है। हमारे टीचर ने जब हमें पढ़ाया था तो उनने खुद हमें कई सारी छोटी छोटी चीजें नहीं बताई थी, जिस वजह से काफी टाइम लग जाता है सब समझने में। एनीमिया इससे बहुत टफ लगता है बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे बच्चों को।
तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो हमारा तीसरा एनीमिया होता है वह यह है, और इस एनीमिया का नाम है जैसे मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो नॉर्मोक्रोमिक मतलब हमारा एमसीएससी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और हमारा इसमें एमसीबी मैक्रो है मतलब बड़ा है, तो एमसीबी मतलब रेड ब्लड सेल्स के जो साइज है वो बढ़ रहा है, और एमसीएच ये हाई रहेगा या ज़्यादा रहेगा जिसे आप बोल सकते हैं, और एमसीएससी नॉर्मल रहेगा। तो आपसे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एक यही बहुत इम्पोर्टेंट है, मैक्रोसिटिक एनीमिया में या तो आपको ये एग्जांपल देंगे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो एनसीएससी होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ता है घटता है कैसा रहता है। तो मैक्रो वर्ड लोग याद रख के या मेगैलोब्लास्टिक वर्ड याद रख के लोग सोचते हैं कि बढ़ रही है चीजें, ठीक है, तो बढ़ तो रही है, लेकिन एमसीएचसी इसमें क्या होता है, नॉर्मल रहता है। ये याद रखने लायक इसमें एक चीज होती है हमारे लिए, हमें याद रहे कि एमसीएचसी नॉर्मल रहता है इसका। एमसीवी एमसीएच तो बढ़ रहा है, मैक्रो है मतलब बढ़ रही है चीजें, तो अपन ने बोला एमसीवी और एमसीएच आई है, लेकिन एमसीएचसी नॉर्मल रहता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ये चीज यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें इसके अंतर्गत जो हमारे एनीमिया आते हैं, तो एनीमिया मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आता है हमारे। मैक्रो का मतलब भी बड़ा होता है, मेगा का मतलब भी बड़ा होता है। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया आता है हमारा, जो कि किसकी वजह से होता है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है, जो उसकी डेफिशिएंसी कमी के कारण हमारा क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसके अलावा पर्नीशियस एनीमिया एक होता है, वो इसके अंतर्गत आता है, और हीमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आने वाले कुछ चीजें भी मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये अपवाद की तरह है, किसी बुकों में आप पढ़ेंगे तो आपको हीमोलिटिक एनीमिया लिखा नहीं मिलेगा, तो ये अपवाद की तरह है। लेकिन जब मैं ओवरऑल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ा चुकूंगा, तब मैं आपको कुछ तरीका बताऊंगा, उसके तहत आप देखेंगे कि हीमोलिटिक एनीमिया इसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि आएगा, है ना। तो एक अपवाद की तरह है। मेन आपकी जो है वो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है, अलग से जब हम पढ़ेंगे तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किस चीज की डेफिशिएंसी या कमी के कारण होता है, तो वो होता है फॉलिक एसिड की कमी के कारण और विटामिन B12 की कमी के कारण जो एनीमिया होता है, उस एनीमिया का नाम है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। इसमें हमें जो रेड ब्लड सेल्स हमारे दिखाते हैं वो मैक्रोसाइटोसिस से दिखते हैं, जो मैंने अभी बताया कि नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल का साइज रहेगा तो वो इसमें और बड़ा हुआ दिखाई देने वाला है हमें। नॉर्मली अगर ये साइज का दिख रहा है हमें रेड ब्लड सेल, तो इस कंडीशन में हमें ऐसे जो रेड ब्लड सेल का साइज है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा। इसके अलावा हम बात कर चुके हैं हाइपरक्रोमिक कि अभी मैंने आपको समझाया कि हाइपोक्रोमिक जो सेल्स रहेंगे वो कैसे दिखाई देंगे और क्यों दिखाई देंगे, उसमें सेंट्रल पेलार क्या है, छोटा हो जाएगा, तो हाइपरक्रोमिक हमारे दिखाई देंगे, ठीक है। आपको ये नाम वगैरह याद रहेंगे, जहां जहां इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो तो इंपॉर्टेंट है ही, आप समझ लीजिए। उसके अलावा आपको छोटी छोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। अब हमारा एक आखिरी टाइप है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। जितने एनीमिया हम लगभग यहाँ लिख रहे हैं सिर्फ उतने ही एनीमिया पढ़ेंगे। आप बुक में देखेंगे तो बहुत सारे प्रकार के एनीमिया दिए हुए होते हैं, लेकिन वो सब हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, और इतने सारे हम पढ़ भी नहीं सकते हैं और याद भी नहीं रख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वही हम पढ़ेंगे, उसके अलावा हम अननेसेसरी चीज़ें नहीं पढ़ने वाले हैं। इनफैक्ट इतने मैंने पूरे भी नहीं पढ़े थे, एक दो मैंने इसमें से कम ही पढ़े हुए हैं अपने लिए, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाते वक्त पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि पहले उससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आ जाए, इसलिए एक दो एनीमिया मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा जो मैंने नहीं भी पढ़े थे।
आप जब अलग अलग बुकों से पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन भी आपको डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन जो बेस्ट है मैंने लगभग वही चीज़ आपको यहाँ पढ़ाई है। मैंने भी ऐसी ही पढ़ी हुई है अपने लिए। तो एक और तरीका है जिसे बोला जाता है माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो अब आपको ये सब चीज़ें याद रखने की बहुत आवश्यकता नहीं रह रही होगी कि आपको पता है माइक्रोसिटिक मतलब एमसीवी की वैल्यू लो है और नॉर्मोक्रोमिक मतलब कि एमसीएससी हमारा नॉर्मल है इसमें, ठीक है। इसमें एक ही एनीमिया देखा जाता है जो कि होता है जिसे बोलते हैं एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। इसका मतलब है, क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज लंबे समय से अगर हो तो, ठीक है। क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज लंबे समय से है। अगर बीमारी की बात करी जाए या इन्फेक्शन की, तो कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन लंबे समय से है तो वो जो चीज है वो किसके अंतर्गत आ जाती है, माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के अंतर्गत आ जाती है। यहाँ हमें बहुत इंपॉर्टेंट या नाम मान के चलिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और इसका एक विपरीत वर्ड होता है जिसे बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट मतलब कोई भी छोटे समय के लिए अगर बात की जा रही है तो उसको बोलते हैं एक्यूट। हम आगे कई जगह पढ़ेंगे ये वर्ड, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और क्रोनिक का मतलब होता है कोई भी चीज लंबे समय के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो उसे बोली जाती है। तो हमारा इस प्रकार से देखेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन समाप्त हो गया, जिसमें हमने हमारे 4 प्रकार देखे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ क्लासिफिकेशन में आप नाम से देखिए हर चीज समझ में वैसी आने लगेगी आपको। सिर्फ आपको इतना बस याद रहे कि कौन सा एनीमिया किस के अंतर्गत आता है, तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी क्योंकि आते हैं, और इसके अलावा भी अभी आगे भी यही सब चीजें हमें पढ़नी है, उसी को हम डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा।